जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक कल्याण परीक्षा 2021 के प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका ये रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते, हमारा एक PYQ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तारीख 2/12/2021 का है। फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका पेपर है। तो साथियों, बिना किसी देरी के कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। और हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हम यहाँ पर गद्यांश को स्किप करेंगे। ओनली 35 क्वेश्चनों को हम इसमें देख रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दरक। दरक हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव हमारा द्रग होता है। क्या होता है इसका? तद्भव द्रग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो तद्भव होते कौन है? तद्भव वे शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत शब्दों में परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत शब्द होते हैं उनको परिवर्तन करके, उन शब्दों में परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव। जो तत्सम क्या होते हैं? जो शब्द हमारे ज्यों के त्यों संस्कृत, जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो साथियों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, तद्भव एक दरक था जिसका तत्सम दरक। ताला का तत्सम क्या होता है? तालक। तमोली का तत्सम की बात करें तो तांबुलिक। और भीतर का तत्सम होता है हमारा अभ्यंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द अल्प विराम का चिन्ह है? तो अल्प विराम साथ कोमा, जिसे हम ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारा योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा गया है कि ऑप्शन बी में विराम चिन्ह हमारा अल्प विराम है। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के अलग अलग शब्दों के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। ठीक है, योजक चिन्ह अभी मैंने ऊपर बता दिए थे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी को बुलाओ वाक्य में जो किसी शब्द है ना, कौन सा शब्द? किसी शब्द इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से लेकर के 6 तक की बात करें तो हमारे गद्यांश है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम इनको स्किप करेंगे। अब बढ़ देंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सब में व्याप्त रहने वाला। तो ये होता है हमारा सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सर्वव्यापी शब्द होगा। शेष सभी विकल्प वर्तन की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 है, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो साथियों, पुत्र शोक के पहले तो समास विग्रह करना, तो ये होता हमारा पुत्र के लिए शोक। ठीक है, जहां पर हमारी कारक विभक्तियां होती हैं तो वो किस में आते हैं? हमारे तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुत्र में शोक, पुत्र शोक में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक संबोधन एवं अतिरिक्त अन्य सभी कारक, कर्ता एवं संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य सभी कारक विभक्तियों का लोप तत्पुरुष समासिक पद बनाता है। जैसे कि पुत्र सुख, पुत्र के लिए सुख, तो जो हमारा एक संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कहने का मतलब यह कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उन सभी के क्या बन जाती है? तत्पुरुष समास में प्रयोग हो जाता है। हमारा महत्व, महत्व में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो महत्व में प्रत्यय, प्रत्यय जो हमारे वाक्य के पीछे जो कि मूल वाक्य होता है, मूल वाक्य के अंत में जोड़कर जो नया परिवर्तित शब्द बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पीछे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तो अलग निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए महत्व में
तो प्रत्यय प्रयोग हुआ है। प्रत्यय शब्दांश भी होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। तो प्रत्यय से बने इस प्रकार शब्द जैसे कि महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, देवत्व, अपनत्व आदि शब्द हो जाएंगे तो शब्द से। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। लिखवाता है वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ था? लिखवाना। अगर कोई व्यक्ति खुद कार्य ना कर किसी दूसरे से कराता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका, इसीलिए इसका सही आंसर सही माना गया है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में किया गया है। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो कोर्ट मार्शल साथियों आपकी नाटक विधा की रचना है। क्या है? कोर्ट मार्शल एक नाटक है। वो किसका? स्वदेश दीपक का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीप का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं जैसे कि नाटक बाल भगवान, काल कोठरी, जलता हुआ रथ, उदास कविता, सबसे उदास कविता आदि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी वर्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहा जाता है। वर्ड दो भागों में बटे होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, पूर्ण दिशा में, पूर्ण दिशा के लिए इनमें से किस उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया? साथियों यहाँ पर ये पूर्ण नहीं होगी, ये यहाँ पर आएगी आपकी पूर्व। क्या आएगी? पूर्व दिशा के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो पूर्व, पूर्व दिशा के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो प्राची का प्रयोग करते हैं। पूर्व दिशा को हम किस शब्द से डिनोट कर सकते हैं? प्राची शब्द से प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कि प्राची को हम पूर्व कह सकते हैं, उदीची को हम उत्तर, पश्चिम को क्या कह सकते हैं? हम प्रीतिची, और दक्षिण को हम अवाची कह सकते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों इनमें से अलवार महिला संत कौन सी है? तो अलवार महिला संत, जो अलवार महिला संत का नाम क्या? तो कौन सी? अंडालेख हमारी अलवार महिला संत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अलवार होती कौन है? तो अलवार वो होते हैं जैसे कि विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त हमारे अलवार कहलाते हैं। अलवार संतों की कुल संख्या 12 मानी जाती है, जिनमें एक महिला संत थी जिन्हें आंडाल के नाम से जाना जाता था। जिसमें अलवार महिला संतों में ओनली सिर्फ एक ही महिला संत थी जिन्हें हम आंडाल के नाम से जानते थे। टोटल की बात करें तो जिसमें कुल 12 संत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों इनमें से कौन सा हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस नाटक के लेखक हमारे भीष्म साहनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीष्म साहनी हमारे हानुस नाटक के लेखक हैं। हानुस हानुस नाटक के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इनका प्रकाशन 1977 में हुआ था। भीष्म साहनी जी के अन्य नाटक के जैसे भाग्य रेखा, माधवी, रंग दे बसंती, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा, खड़ा बाजार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि द्वारा प्रस्तुत, कवि ने प्रस्तुत किया बेगमपुरा की अवधारणा को? ऑप्शन नंबर बी रविदास जी ने, संत रविदास जी ने प्रस्तुत किया है बेगमपुरा की अवधारणा। जैसे कि इसकी डिटेल में बात करें तो बेगमपुरा की अवधारणा को भक्ति काल के महान संत रविदास ने प्रस्तुत किया। यह एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है। संत रविदास ने बेगमपुर शहर में एक दुख विहीन समाज की कल्पना की जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसे कि कुंवर नारायण की कुछ प्रकाशित कृतियां जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी, इम्पोर्टेंट, कोई दूसरा नहीं, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, वाजिश्रवा के बहाने आदि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों,
इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है भारती। भारती हमारा किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। बाद बाकी किसके हो जाएंगे हमारे? लक्ष्मी की, चंचला, इंदिरा, अमला, ये सभी क्या है हमारे? सर लक्ष्मी के पर्यायवाची है। जबकि भारती, भारती हमारा किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों। निम्नलिखित ये चिन्ह है ना, ये आपका, ये हमारा क्या है? ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम अर्धविराम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो अर्धविराम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह इसको कहते हैं अर्धविराम, सूर्योदय जैसे, और ये हमारा होता है हमारा अल्पविराम कॉमा निर्देशक और पूर्णविराम, ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन साथियों गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के प्रसिद्ध गुरु गुरु ग्रंथ साहब का संकलन पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा 1606 में किया गया था। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो किसने किया था गुरु ग्रंथ साहब का संकलन? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 21 है, इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ से होता है? तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी? तो ओष्ठ की ध्वनि हमारी पा है। तो पा एक ओष्ठ ध्वनि है। पा ओष्ठ ध्वनि में आने वाले हमारे पा, फ, ब, भ और मा, ये सभी कौन सी ध्वनि हमारी है? हमारी ओष्ठ ध्वनि। जैसे हम कहते हैं ना के टी एम डी ओ, के टी एम डी और ओ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि हमारी प, फ, ब, भ, म हो जाएंगी। ग हमारी कंठ ध्वनि, च हमारी, तो च हमारी तालव्य हो जाएगी और त हमारी दंत ध्वनि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर साथ में 22 है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण हमारे साथ तीन हो जाएगा। तीसरा हमारा क्रम हो जाएगा, त्रिगुण हमारा गुना हो जाएगा। ठीक है, तीन 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 क्या हो जाएगा हमारा? तो एक गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक के रूप में गिनने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक, दो, तीन, चार आदि। अन्य विकल्पों में बात करें तो तीनों क्या हो जाएगा हमारे? एक समतावाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छत्रज्ञ, संयुक्त व्यंजन साथ हमारे कितने होते हैं? तो चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। कौन सा होता है? स्र हो जाता है। कितने होते हैं? तो हमारा छ हमारा एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर जहाँ पर जो आपके लिखे हुए हैं, देखिए हमारे चारों व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, किस रूप में आपके ये बने हुए हैं देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। छ कैसे बन करके बना होता है? तो क और श से, त्र हमारा त और र से, किया हमारा ज और य से, श्र हमारा श और रा से मिल करके बना होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। क्वेश्चन तो आपके 24 है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत, पंच अमृत में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका द्विगु समास हो जाएगा पंचामृत। जहां पर किसी पंच, पंच ठीक है, तो पांच, जहां पर संख्यावाची शब्द आ जाता है, जहां क्या आ जाए आपका संख्यावाची शब्द आ जाता है, वहां पर हमारा द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टचाप में सम्मिलित नहीं कौन है? स्वामी हरिदास। हरिदास हमारे अष्टचाप कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो जैसे कि इसकी डिटेल में बात करें तो कवि हरिदास अष्टचाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टचाप 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था जिसकी स्थापना प्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने किया था। अष्टचाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अष्टचाप में सम्मिलित कवियों के नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए साथियों 8 के 8 कवि देख लेते हैं हम। तो ये कवि हमारे
सॉरी। पहले कवि हमारे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद तीसरे कवि, चौथे कवि हमारे कृष्णदास, पांचवें नंददास, छठवें हमारे चतुर्भुजा दास, सातवें छीत स्वामी, आठवें हमारे गोविंद स्वामी। आप इन्हें लिख सकते हैं। आठ के आठों कवि ये कौन हमारे अष्टचाप के कवि हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हमारी तेलुगु। तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है। कैसी भाषा है? एक द्रविड़ भाषा है। तेलुगु क्या है? एक द्रविड़ भाषा है जो कि हमारे दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये तेलुगु बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती बल्कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। बांगरू हरियाणवी तथा कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी एवं अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव तद्भव कौन सा हो जाएगा हमारा? दिवाली। दिवाली एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। देखिए, दिवाली दिवाली तद्भव जिसका तत्सम क्या होता है? दीपावली। दुबे हमारा तद्भव जिसका द्विवेदी द्विवेदी तत्सम हो जाता है। दाई का दात्री हो जाता है। दौना का द्रोण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य थे? जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ा, गलत। मैंने पुस्तक पढ़ी होता है। राम के अनेकों अनेकों खुद में एक बहुवचन होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है तो मुझे जाना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुझे मैंने पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 आते, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग, तो राजभाषा आयोग कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजी खैर। बीजी खैर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 344 के प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो हिंदी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारी भारोपीय परिवार की भाषाएं, जबकि मलयालम मलयालम हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है मलयालम भारतीय परिवार की आरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि हिंदी मराठी गुजराती भारोपी परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो वह आया है तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल पता नहीं कब आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि वह आ जाए वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। वह आया वाक्य पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। जैसे वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया है मैंने फल खाए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य पाश्चात्य का विलोम है? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाता है? तुम्हारा पौवार्त्य पौर्वात्य हो जाता है। पौर्वात्य इसका सही आंसर हो जाएगा। शाश्वत का क्षणिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा, पाश्चात्य का आपका पौर्वात्य, शाश्वत का क्षणिक, पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती, विदेशी का देशी विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो, गरीब 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 किस कारक का उदाहरण है? तो गरीब गरीब हमारा संप्रदान संप्रदान उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस संप्रदान होता क्या है, जहां पर कोई भी वस्तु हमारे सदा के लिए दी जाती है। जैसे कि हमारे गरीबों को हम कोई दान दे रहे हैं तो हमारा कैसे गया? सदा के लिए गया ना। तो जो कोई चीज हमें सदा के लिए दी जाती है हमारा वो संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 आती है, कर्ता के ने चिन्ह का उपयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हमारे भूतकाल में होता है। कहाँ पर होता है? सामान्य भूत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। जैसे उदाहरण उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा,
क्रिया के जिस रूप में कार्य के सामान्य रूप से बीते समय पूरा होने का बोध होता है वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों। अरे ढक गया, इतना ही बहुत है कि घी के दिए जलाना खुशी मनाना। ठीक है, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, जिसको हमें कोई आशा नहीं थी, और घी के दिए जलाने का उत्सव मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अनेक अर्थ हो जाते हैं, जैसे बहुत अधिक होना, खुशी मनाना, अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग किए जाए तो जैसे वाक्य में प्रयोग है, जैसे रमेश को नौकरी मिलने पर उसके परिवारजनों में घी के दिए जलाए। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला है क्वेश्चन नंबर 36 साथियों। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने से बहुत लोगों ने हिंदी सीखी? तो किस रचना के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी? तो ऑप्शन नंबर बी, तो चंद्रकांता रचना हो जाएगी। जैसे चंद्रकांता हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है, जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। यह उपन्यास अपने समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ तथा इसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। ठीक है, तो किसको पढ़ने के लिए? चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी थी। क्वेश्चन नंबर साथियों 37 है छलिया। छलिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो देखिए बनेगा कैसे ये, छल प्लस इया, तो छोटी की मात्रा तो इया, इया एक प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है साथ में हमारा, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? प्रत्यय हमारे पीछे जोड़े जाते हैं, तो उपसर्ग हमारा शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं वे शब्दांत जहाँ किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना होता है। इसमें उप का अर्थ होता है समीप या सर्ग, सृष्टि करना, प्रयत्न, प्रयोग। ठीक है, ये इसमें सभी क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आते हो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक की विभक्ति, तो कर्म कारक की व्यक्ति क्या होती है? तो साथ हमारी को होती है। कर्म कारक की व्यक्ति कौन सी होती है? तो को कर्म कारक विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें सभी विभक्तियां लिखी हुई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारकों का विधान किया गया है, जो परसर्ग सहित प्रकार है। जैसे कर्ता की विभक्ति ने, कर्म, को, कर्ण, से या के द्वारा, ये इनकी सभी क्या है? विभक्तियां हैं। ठीक है, विभक्ति या वर्ग सर्स कह सकते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें से कर्ता की विभक्ति कौन सी है? तो ने, कर्म की विभक्ति को, कर्ण की विभक्ति से के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति के लिए, अपादानी विभक्ति से जो कि अलगाव की स्थिति में होगा, संबंध की विभक्ति, संबंध की विभक्ति का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। ठीक है, अधिकरण की, मैं, पर, संबोधन की आपके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 साथियों। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तू, तुम और आप, ये सभी किसमें आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें बहुत अच्छे से।